जय हिंद। स्वागत एक और वीडियो में आप सभी का। वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए जो किसी ना किसी भी विश्वविद्यालय से या डिग्री कॉलेज से एमए के अंतिम वर्ष में हैं, एमफिल के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं, पीएचडी के किसी भी ईयर में हों और आप में से यदि किसी का भी नेट एग्जामिनेशन या जेआरएफ एग्जामिनेशन अभी तक क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अपनी बुद्धि, समझ, विवेक और इंटरनेट के डेटा के अनुसार, ठीक है। नोटिफिकेशन आया है एक राज्य के द्वारा निकाले गए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। सेट एग्जामिनेशन क्या होता है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए। यदि आप किसी राज्य का सेट एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, पास कर लेते हैं, निकालने का मतलब ताला खोल के नहीं निकालना है, आपको क्वालिफाई करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। लेकिन यदि आपके पास नेट और जेआरएफ नहीं है तो जो फ़ायदा नेट वाले बच्चों को होता है वही फ़ायदा आपको सेट एग्ज़ाम निकालने पर भी होगा, लेकिन उसका लाभ आप केवल एक ही स्टेट में ले सकते हैं जिस स्टेट का आप नेट क्वालिफाई करेंगे। इसके अलावा दो फायदे और होंगे आपके। पहला फ़ायदा, आपने जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन निकाला है, ये खाली मैं तमिलनाडु के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस हर स्टेट के सेट एग्जामिनेशन के लिए कह रहा हूँ जिसका फॉर्म निकलता है जहाँ पे सेट होता है। यदि आपने सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई हो जाते हैं। पहली चीज़, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वह उस स्टेट की सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या कोई डिग्री कॉलेज हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, यदि आप पीएचडी या एमफिल एनरोल नहीं हो पाए हैं अभी तक किसी स्टेट में, लेकिन आप यदि उस स्टेट का सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दे दी जाती है, यानी कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस बात को भी सुन लीजिए। उसके अलावा एक तीसरा फ़ायदा, बोनस बता रहा हूँ आपको। आपने जब पीएचडी का या एमफिल का या कहीं फॉर्म भरा होगा तो वहाँ कहते हैं कि कुछ बच्चों को एंट्रेंस से एग्जामिटेड किया गया है। उसके अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं? उसके अंदर नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई, आईसीएचआर, आईसीपीआर, आईसीएमआर, आईसीएआर फेलोशिप होल्डर, जेआरएफ होल्डर, एसआरएफ होल्डर, क्लेड होल्डर, मैट होल्डर, सेट होल्डर और गेट होल्डर। यानी कि आप सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप उस स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में भी यदि अप्लाई करते हैं तो अब आपको वहाँ भी एंट्रेंस से छूट दे दी जाएगी, आप एग्जामिटेड हो जाएंगे, आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए सेट एग्जामिनेशन को ज़रूर भरिए। सेट का सिलेबस भी कम होता है, मेरिट भी कम जाती है, क्वेश्चन भी ईजी होते हैं। हाँ, एक छोटी सी समस्या होती है, समस्या कह लीजिए या विकल्प कह लीजिए, कि सेट एग्जामिनेशन अपनी भाषा में लिया जाता है। मान लीजिए लैंग्वेज को छोड़कर आप संस्कृत से भर रहे हैं सेट, तो पेपर का मीडियम आपका संस्कृत रहेगा। हिंदी से भर रहे हैं तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश से भर रहे हैं तो इंग्लिश रहेगा। लेकिन यदि आप हिस्ट्री से भर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से, तो आपको इंग्लिश या तमिल, इंग्लिश या बंगाली, इंग्लिश या मराठी ऐसे मिलेगा स्टेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अधिकांश पेपर दो लैंग्वेज में आते हैं, एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज में और एक अंग्रेजी लैंग्वेज में, क्योंकि कागज़ों पे हिंदी सही लेकिन व्यवहार में इंग्लिश को स्वीकार कर चुके हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेट के मैंने आपको बेनिफिट बताए। इस 3 मिनट के बाद अब आपको लगता है कि देखना चाहिए वीडियो, तो आगे देखिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में किस किस सब्जेक्ट से सेट निकला है, क्या मेरिट, क्या डेट, कब लास्ट डेट है, क्या फीस है और क्या आरक्षण की नीति है, और कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और 26 सब्जेक्ट में निकला है सेट एग्जामिनेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वेबसाइट पर फॉर्म का लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है, वह 7 जून जो कि आज है, आज रात को 9 बजे या फिर 8 जून को सुबह 11 बजे लिंक ओपन हो जाएगा, क्योंकि आज ही फॉर्म निकला है तो थोड़ा वेबसाइट में थोड़ा दिक्कत होती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन। 19 मार्च को आया था नोटिफिकेशन, मैं भी बहुत देर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और कुछ चीज़ें अपडेटेड नहीं है, क्या चीज़ें अभी अपडेटेड नहीं है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। 7 जुलाई 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, 7 जून नहीं 7 जुलाई। 7 जून को अप्लाई करने की पहली डेट है और 7 जुलाई को लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और सुन लीजिए, यदि आप तमिलनाडु स्टेट से नहीं हैं, तमिलनाडु के बाहर के स्टेट के हैं, तब आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और जनरल कैटेगरी का ही फीस और जनरल कैटेगरी का ही आपको लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप तमिलनाडु स्टेट के हैं तो आपको वही आरक्षण का लाभ मिलेगा जो आपको अन्य राज्यों में मिलता है, किसी भी नेट एग्जामिनेशन को लेकर या किसी भी पीसीएस को लेकर या यूपीएससी एग्जाम को लेकर, सब फायदा आपको वही मिलेगा, ठीक है।
एक प्रावधान अलग से किया गया है थर्ड जेंडर के बच्चों के लिए। थर्ड जेंडर के वह बच्चे वो चाहे तमिलनाडु स्टेट के हों या तमिलनाडु से बाहर किसी भी भारत के राज्य या केंद्र शासित राज्य के हों, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीस सुन लीजिए, फीस बाद में बताएंगे, पहले सब्जेक्ट सुन लीजिए, बहुत अच्छी हुई। सब्जेक्ट पेपर 2 होंगे, पहला पेपर, दूसरा पेपर। पहला पेपर इंग्लिश में आएगा, पहला पेपर इंग्लिश में आएगा और हो सकता है इंग्लिश और तमिल। इंग्लिश में आना कन्फर्म है पहला पेपर, और उसके साथ साथ तमिल भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश कन्फर्म रहेगी। दूसरा पेपर किस किस भाषा में आएगा उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन 1 घंटे का पेपर, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर, और जो PWD बच्चे हैं उनके लिए टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा है। PWD बच्चों के लिए पहला पेपर 1 घंटा 20 मिनट का और दूसरा पेपर 2 घंटे 40 मिनट का पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन MCQ मोड पे रहेंगे, OMR सीट, CBT मोड, लिखित माध्यम किससे पेपर होगा इसकी बात मैं आपसे आगे करूंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं, हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है पेपर के अंदर, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और मेरिट में आने के लिए आपको दोनों ही पेपर में क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। ऐसा मत समझिएगा कि पहले पेपर में आपके आए 10 क्वेश्चन ठीक, दूसरे में हो गए 80 क्वेश्चन ठीक, तो सेट नहीं होगा आपका। जो कम से कम रेशियो रखा गया है 40% का, 45% का या 50% का, जो भी मेरिट आएगी उसको क्वालिफाई करना दोनों पेपरों में मैंडेटरी है। उसके बाद ही आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किए जाएंगे और जो मेरिट तय होगी यदि उसमें आप आते हैं तो आपको सेट दे दिया जाएगा। सब्जेक्ट सुन लीजिए और मीडियम सुन लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस मीडियम में रहेगा पेपर उसका, खासकर पेपर 2, पेपर 1 का नहीं, पेपर 2 सब्जेक्ट का नाम और मीडियम, ठीक है। ज्योग्राफी का पेपर आएगा इंग्लिश में और तमिल में। केमिकल साइंस, केमिकल साइंस इंग्लिश में। कॉमर्स इंग्लिश और तमिल। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स तमिल इंग्लिश, इकोनॉमिक्स तमिल इंग्लिश। एजुकेशन तमिल इंग्लिश। इंग्लिश अर्थ साइंस इंग्लिश, इंग्लिश में, अर्थ साइंस इंग्लिश में। और लाइफ साइंस इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इंग्लिश एंड तमिल। मैनेजमेंट इंग्लिश तमिल, हिंदी में, संस्कृत में, और इंग्लिश में। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और तमिल, ये 4 भाषाएं हैं, इनका पेपर इन्हीं की लैंग्वेज में आएगा। पेपर 2 पेपर 1 जिस लैंग्वेज में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इंग्लिश तमिल, हिस्ट्री इंग्लिश और तमिल, यानी कि दूसरी लैंग्वेज तमिल रखी गई, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि कुछ पेपर ओनली इंग्लिश में नहीं आएंगे, कुछ दोनों भाषाओं में, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश, मैथमेटिकल साइंस इंग्लिश, थोड़ा जल्दी चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन दोनों लैंग्वेज, फिजिक्स साइकोलॉजी दोनों लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस दोनों लैंग्वेज, फिलॉसफी इंग्लिश तमिल, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश तमिल में। और उसके अलावा लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन इंग्लिश में, संस्कृत में, और सोशल वर्क इंग्लिश और तमिल, ये थे सब्जेक्ट। अब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी बच्चे सब्जेक्ट सुन लीजिए। यदि आपने उस सब्जेक्ट से MSc, M.Com या MA नहीं किया है, लेकिन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से आपने किया है, जैसे कि किसी ने पीस स्टडी से MA किया है, किसी ने गांधी से किया है, किसी ने जैनिज्म से किया है, किसी ने नॉन वायलेंस से किया है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट है वह सुन लीजिए। फिजिकल साइंस यदि अप्लाई कर रहे हैं आप, और आपने यदि MSc नहीं किया है फिजिकल साइंस से, आपने किसी और सब्जेक्ट से किया है, तो कौन कौन से वह और सब्जेक्ट हैं जिसे अप्लाई कर सकते हैं, वह सब्जेक्ट सुन लीजिए। अप्लाइड एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्लासिकल डायनेमिक, ये मैं फिजिकल साइंस के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्सप्लेन डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक्स, न्यूक्लियर स्पेस एंड पार्टिकुलर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, थोडियम मेटॉक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स और नैनो साइंस, ठीक है। ये सब्जेक्ट पहला इंटरडिसिप्लिनरी का। दूसरा सब्जेक्ट है इसमें मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स पहला, अप्लाइड मैथमेटिक्स दूसरा, स्टैटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स तीसरा, स्टैटिक्स चौथा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट और है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस से यदि MSc नहीं किया है, किसी और सब्जेक्ट से किया है, तो कौन से वे अन्य सब्जेक्ट हैं सुन लीजिए। हर्बल साइंस, अप्लाइड जेनेटिक्स, मैरियन बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, फिशरी साइंस, जोलॉजी, ZOOLOGY, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमेडिसन, बॉटनी एंड प्लांट साइंस, इससे भी अप्लाई कर सकते हैं MSc लाइफ साइंस के लिए। अर्थ साइंस, अर्थ साइंस में कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वह भी सुन लीजिए आप सभी। GO, सॉरी डबल G है, GLOGY,
जुजोलॉजी बोलेंगे, जुजोलॉजी बोलेंगे, समझ में नहीं आता क्या लिखा है। यही साइंस और इंग्लिश का क्या बोलते हैं, बेबसीपन कह लीजिए, ठीक है। अप्लाइड जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मैरीन जियोलॉजी और पेट्रोलियम जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेशन, अप्लाइड जियो केमिस्ट्री और ओशन ज्योग्राफी, समुद्र विज्ञान। ओशन ज्योग्राफी ने समुद्री भूविज्ञान, ज्योग्राफी की बात करते हैं। उसकी एक सब्जेक्ट और है, लास्ट है, क्या सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, केमिकल साइंस। केमिकल साइंस बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं डिसिप्लिनरी के। नैनो साइंस, बायो नहीं है ये, बायो केमिस्ट्री और बायो इग्नोनिक्स केमिस्ट्री है। फॉर्मेटिकल केमिस्ट्री, मैरियन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गन केमिस्ट्री, इग्नोरेट केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट यदि आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्याएं नहीं है। मीडियम मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एग्जामिनेशन सेंटर भी सुन लीजिए, और ये सेंटर चेंज हो सकते हैं कोविड और लॉकडाउन की वजह से, इसीलिए जो अभी दिए गए हैं मैं आपको वह बता देता हूँ। लगभग ये 10 और 3 13 सेंटर दिए गए हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम देने जाने के लिए। विल्लुपुरम, वेलूर, तिरुन्नवल्ली, तिरुचिपल्ली, तंजावर, सेलम, मदुरई, करचक्कुड़ी, एरुड और कोयम्बटूर, चेन्नई और चिदम्बरम। पी चिदम्बरम नहीं है, ओनली चिदम्बरम है, ठीक है। हमारे भूतपूर्व नहीं, पूर्व के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, ये चिदम्बरम एक जगह है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों पेपरों में पास होना मैंडेटरी है। फीस नहीं बताई तो मैं अभी बता दूंगा आपको। और थर्ड जेंडर वाला पोर्शन आप सुन लीजिए। थर्ड जेंडर के सभी बच्चों को वह सभी लाभ मिलेंगे जो SC, ST, OBC, PWD बच्चों को मिलते हैं, चाहे मेरिट में हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, चाहे PhD के एग्जामिनेटेड को लेकर वह सभी लाभ मिलेंगे थर्ड जेंडर के बच्चों को। इस बात से रहिए बेफिक्र। फीस नहीं बताई थी तो सुन लीजिए। जितने भी SC, ST बच्चे हैं, जितने भी SC, ST बच्चे हैं और PWD बच्चे हैं, SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर, और एक और दिया गया है SCA। SCA का मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। इन सभी की रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपये। BC, BCM, MBC और DNC, BC, BCM, MBC, DNC की 1250 और जनरल की 1500 रुपये रखी गई है। एज लिमिट इसमें कहा गया देयर इज नो अपर एज लिमिट अप्लाई नेट स्टेट एग्जामिनेशन, यानी कि आप 25 साल के हों, 45 के हों, 35 के हों, 55 के हों, 65 के हों, कोई लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन मैक्सिमम क्या है वह भी नहीं बताइए। मिनिमम तो आपको सही पता है कि मास्टर्स पास होने पर लगभग 21 से 22 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात मान के चलिए। ये सेट एग्जामिनेशन था तमिलनाडु स्टेट का, ठीक है। केरला स्टेट का आ चुका है, उसके लिए डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। 20 मई का वीडियो है, देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिए गए हैं उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद अप्लाई कीजिएगा। पढ़ने के बाद समझने में दिक्कत हो, कुछ सवाल हो मन में तो पूछ लीजिएगा। और एक और सेट एग्जामिनेशन आया है भारत का ही, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और एक समस्या है मेरे फ़ोन की, इसे शूट करता हूँ, कैमरा रुक जाता है, हैंग हो जाता है, वीडियो को कई बार में शूट करना पड़ता है। इस वीडियो को भी शूट करने में सेकंड टाइम लगा है। 25 मिनट का वीडियो बनाया था पहले, कैमरा हैंग हो गया, शो ही नहीं करा डेटा, फाइल टेम्पर्ड हो गई। फिर दोबारा शूट किया, आधे में 5-7 मिनट में लाइट चली गई, फिर अंधेरा हो गया। अब ये तीसरी बार मैं शूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपने कितना देखा, जितना भी देखा आपको सलाम है। सवाल पूछ लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। और UGC नेट का एग्जामिनेशन को लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं, उसके बारे में कल बात करेंगे, आज नहीं, क्योंकि आज अन्य विषयों पर वीडियो बनानी है, PhD को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर और कुछ एडमिट कार्ड्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन को देखते रहिएगा। अगर लाइक शेयर नहीं करा है चैनल को तो मत कीजिएगा, मेरे कहने पर करेंगे तो आप मेरे आदेश का पालन करेंगे, डर से करेंगे। आपको लगता है लाइक शेयर कमेंट करना चाहिए तो कर दीजिएगा, नहीं तो दोबारा मत आइएगा चैनल पर। मिलता हूँ एक और वीडियो में पुनः। जय हिंद।